समय और परिस्थितियां प्रियंका गांधी को संसद में लेके आई हैं और कोई नहीं चाहता था। समय और परिस्थितियां, और मुझे ऐसा लगता है इससे आगे का रास्ता भी समय और परिस्थितियों से ही और बनेगा। परिस्थितियां ही तय करेंगी। समझदार और बहुत शाना पॉलिटिशियन है, भाप गए वो कि क्या करना चाहिए। उन्होंने भाप लिया और ये कहा कि भैया मैं इस चेक को वापस देता हूँ। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि उसको खांसी की बीमारी है। खांसी की बीमारी है? अच्छा। कांग्रेस को लग रहा है। अच्छा। दरअसल उसको टीबी है। ओह ट्यूबरक्लोसिस है उसको। हाँ। और इस बात को कई सारे नेता अपनी लीडरशिप को ये बात बोलते नहीं है कि हमें टीबी है, वो कहते हैं कि हमें खांसी है। 52 साल की उम्र में प्रियंका गांधी पहली बार संसद क्यों पहुंच रही हैं? लेट कहां हुआ? तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अडानी से जो 100 करोड़ का चंदा लिया था उसे क्यों वापस कर दिया? और राहुल गांधी की पॉलिटिक्स क्या है? लोकसभा और राज्यसभा में जो गतिरोध बना हुआ है वो आने वाले दिनों में ठीक होगा या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब लोकमत समूह के जर्नलिस्ट आदेश रावल के साथ हम खोजने की कोशिश करते हैं आज के शो में, आज के ऑफ कैमरा में। और हाँ, आपके सवाल भी हैं, शो के आखिर में आपके सवालों के जवाब भी आदेश रावल से बराबर लेने वाले हैं, तो बने रहिए आखिर तक। कैसे सर? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। दिल्ली में हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई है। मुझे नहीं फील होती यार। ठंड फील तो नहीं होती। नहीं, मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे ज्यादा गर्मी लगती है, ठंड कम लगती है। तो इसलिए अभी मैं ऐसे ही चल रहा हूँ, विदाउट जैकेट, बाजू फोल्ड। तो ये नेताओं के आसपास रहने का असर है, राजनीतिक गर्मी का असर पत्रकार पर भी। जिस पार्टी को मैं कवर करता हूँ वहां तो गर्मी है ही नहीं। दो ढाई स्टेट में सरकार बची है मुश्किल से, एक हिमाचल में है, मतलब 2 तेलंगाना और कर्नाटक और एक हिमाचल, वो तो है और ना है बराबर ही है। तो गर्मी हमें कहाँ फील होगी? पार्टी में ही गर्मी नहीं है एक तरीके पार्टी में ही नहीं है। लेकिन माहौल तो गर्माया हुआ है। अब जिससे अभी शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, आज दूसरा दिन है जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आज भी 10-10 मिनट के अंदर, 10 मिनट में लोकसभा और 10 मिनट में राज्यसभा स्थगित हो गई पूरे दिन के लिए। विषय क्या था? अडानी के मामले पे नारेबाजी हो रही है, चर्चा की मांग की जा रही है, एक के बाद एक विपक्षी सांसदों ने एडजर्नमेंट का नोटिस दिया हुआ है। तो गर्मी तो बढ़ी हुई है। इसकी शुरुआत हुई थी जिस दिन अमेरिका कोर्ट ने वो फैसला सुनाया और उसके बाद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने पहली बार ये कहा, अब तक वो कहते थे कि जेपीसी की मांग करो, उन्होंने कहा कि उनको अरेस्ट करना चाहिए और उनसे पूछताछ होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको लिख के देता हूं कि उनसे पूछताछ नहीं हो सकती, क्योंकि अगर उनसे पूछताछ होगी तो उसमें प्रधानमंत्री भी फंस जाएंगे। ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट था। तो उससे तो एक बात साफ थी कि उस दिन ही पार्लियामेंट सेशन से पहले उसकी नींव रख दी गई थी कि क्या होने वाला है विंटर सेशन में। और ये हमें भी पता है, आपको भी पता है कि अडानी के किसी भी विषय पे जेपीसी नहीं बन सकती, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, ये हम सबको पता है और ये विपक्ष को भी पता है। तो उनको पता है कि वो हंगामा कर रहे हैं, वो हंगामा करते ही रहेंगे और सरकार को अगर कोई बिल पास करना होगा तो वो कर लेगी। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि अब ये 303 सीट वाली बीजेपी नहीं है, 240 सीट वाली बीजेपी है। उनके जो अलाइज हैं दोनों, टीडीपी और जेडीयू, उनका जो वोट बैंक है वो बीजेपी से वोट बैंक से डिफरेंट है। यानी टीडीपी का और जेडीयू का जो वोट बैंक है वो विपक्षी पार्टियों जैसा वोट बैंक है। आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे। तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब से तीसरी बार मोदी जी सत्ता में आए हैं उसके बाद से बहुत सारे बिल ऐसे हैं जिन पे यू टर्न लेना पड़ा है। तो हंगामा चलता रहेगा ऐसे ही, और सरकार को भी पता है, विपक्ष को भी पता है और गौतम भाई को भी पता है। लेकिन इसमें मुझे ये बताइए कि सरकार का रुख, आप भले कह रहे हैं कि अब पहले वाली सरकार नहीं है, सीटें कम हो गई, लेकिन सरकार का रुख भी अड़ियल दिख रहा है। सरकार की तरफ से अभी तक दूसरा दिन है, मुझे बातचीत की कोई गुंजाइश तो नहीं दिखी है, सिवाय कि चेयर की तरफ से ये कहना है कि भाई सभा चलने दीजिए। अगर सरकार भी ऐसे अड़ी है, विपक्ष भी ऐसे अड़ा रहेगा, तो क्या ये माना जाए कि ये जो शीतकालीन सत्र है ये इसी तरीके से शीत रहते हुए निपट जाएगा? मुझे कम से कम पहले हफ्ते तो ये लगता है कि इस हफ्ते तो ऐसे ही चलेगा। दूसरे हफ्ते में अगर सरकार कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेगी तो निकल सकता है रास्ता, क्योंकि बैठ के बातचीत होगी और कहेंगे ठीक है हम चर्चा कर लेते हैं। चर्चा भी नहीं हो पाएगी
फिर कांग्रेस पार्टी शर्त रखी, ठीक है राहुल गांधी का भाषण हो जाए, हम फिर कर लेते। तो संसद के अंदर ना दोनों तरफ से लोग एक दूसरे से मिलजुल के बातचीत करते हैं, जो कौन किससे बात कर सकता है वो उनको पता है अंदर। तो जब वो समय आएगा कि अब बातचीत करनी है और अब हमें संसद में ये बिल पास करने हैं, तो तब सब हो जाएगा। लेकिन अभी दोनों तरफ से हंगामा ही चलेगा, और कम से कम इस हफ्ते में कह सकता हूँ कि ये कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, जब भी संसद की कार्यवाही शुरू होती है, सत्र शुरू होने वाला तो एक खबर आती है एक दिन पहले, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, सभी दलों के नेता बैठते हैं, चर्चा होती है, चाय बिस्कुट खाया जाता है, विजुअल्स आते हैं। तो उस बैठक में बात क्या होती है जब अगले दिन से हंगामा ही करना है? हाँ, सर्वदलीय बैठक का मतलब ये नहीं होता कि आपकी संसद जो है वो सुचारू रूप से चलेगी। जब स्पीकर के कमरे में एक या दो नेता डिफरेंट पार्टीज के बुलाए जाते हैं, वहां से आइस ब्रेक होना शुरू होता है। वहाँ बैठ के बातचीत होती है कि ठीक है आप ऐसा करिए, हमारी तरफ से ये बोलेंगे, हमारी तरफ से ये बोलेंगे, और इस विषय पे हम चर्चा कर बुलवा देते हैं एक बार। जैसे अडानी का इशू है, ठीक है, उसके ऊपर आपने भाषण कराया दोनों तरफ से, वो हो गया, तो उनकी भी कुछ सेटिस्फाई होगी, सरकार भी मान गई, और फिर आप दूसरे बिजनेस पे आते हो। सर्वदलीय बैठक में कभी भी ऐसी बातें नहीं होती। उसमें हमेशा जिस तरीके से कोई सिक्योरिटी कंसर्न इशू है, नेशनल सिक्योरिटी का विषय है, तो सरकार फिर ऑल पार्टीज को ब्रीफ करती है कि भाई ये नेशनल इंटरेस्ट है और इसमें हमने ये स्टैंड लिया है, और इसलिए हम सब भी विपक्षी दलों को ये बात बता रहे हैं बैठ के। जो भी ऐसा मसला होता है, चाहे चीन का मसला हो, चाहे पाकिस्तान का हो, पुलवामा का हो, बालाकोट की स्ट्राइक हो, ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो नेशनल कंसर्न के होते हैं, जिसमें MEA इन्वॉल्व होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो ऐसे विषयों पर, नेशनल इंटरेस्ट के विषयों पर ऑल पार्टी मीटिंग बुला के सरकार की तरफ से ब्रीफिंग दी जाती है कि ये हमारा स्टैंड है, ये हम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन संसद सत्र से पहले एक सर्वदलीय बैठक होती है, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रेस में ये बयान भी देते हैं कि हमारी बात हुई है सभी दलों से और ये सत्र उम्मीद है कि सुचारू रूप से चलेगा। वो एक औपचारिक चर्चा होती है अच्छा, सभी पार्टियों के बीच में कि भाई हम ये विषय लाने वाले हैं और आप हमसे इतना कोऑपरेट कीजिएगा। बेसिकली क्या होता है कि सरकार ये इनिशिएट करती है कि भाई आप सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम आपको ये ब्रीफ कर रहे हैं, सरकार आपको ये बता रही है। अगेन मैं इसको ये कहूंगा कि थोड़ा सा ईगो को ठंडा करते हैं कि भैया आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हो। अच्छा, हम ये बिजनेस लाने वाले हैं और आप देखिए सरकार आपको ब्रीफ दे रही है। वैसा होता है, वैसा होता है। अच्छा, एक सवाल, और सरकार कोई भी हो सबका से करना पड़ता है। हाँ, अब जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हाँ, पिछले सत्र में किरण रिजिजू जो मंत्री हैं इसके, उसके स्टार्ट होने से पहले वो खड़गे साहब के घर पे गए, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल के पार्टी प्रेसिडेंट हैं। उनसे मिलने गए कर्टसी, और बताया जो भी बातचीत थी। तो ये बेसिकली ये कर्टसी है, एक सरकार की तरफ से आप ये कहते हो कि भैया हम आपको मतलब इज्जत दे रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, तो ये उसकी कड़ी है एक। तो ये कटसी है। पिछले दिनों मैं लोकसभा सचिवालय के एक अधिकारी के साथ बैठा था आदेश जी, और वो बता रहे थे कि कैसे सांसद अगर एक दिन के, जैसे मान लीजिए अगर फ्राइडे को संसद जल्दी स्थगित हो गई 12 बजे, तो उसी दिन शाम में सारे के सारे MP ज्यादातर एयर टिकट लेकर के अपने अपने घर निकल जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी निकल जाते हैं, जहां उनका घर भी है ऑब्वियसली, उनके लोग वहां रहते हैं, वो निकल जाते हैं। फिर वो मंडे को आएंगे फ्लाइट से, और वो सारा का सारा बोझ जो है वो टैक्स पेयर पे ही पड़ता है ना, टैक्स पेयर के पैसे से। और कौन देगा? आप तो इनकी बात कर रहे हो, ये जो लाडली बहन योजना, मैया सम्मान योजना, और ये जो राशन जा रहा है, कहाँ से आ रहा है? ये टैक्स पेयर के पैसे से। वो तो चलिए कुछ हद के मान लीजिए जनता के पास जा रहा है, उस पैसे की संख्या बहुत ज्यादा है। जो आप ये MPs की फ्लाइट की टिकट की बात कर रहे हो ना, ये तो कुछ भी नहीं है, ये सब टैक्स पेयर के पैसे से आता है। आपने देखा है ये जो सांसद कई बार पार्लियामेंट के अंदर या नेता बड़े सो जाते हैं, क्या होता है बताइए? क्या बताइए? पावर नैप होता है। अच्छा, कैसे? जैसे को बताता हूँ, आप कोई भी नेता यहाँ से, वो केरल का है, ये तमिलनाडु का है, वो फ्राइडे की शाम को यहाँ से उठता है और वहाँ क्षेत्र में पहुँच जाता है। तो 2-3 घंटे की फ्लाइट लेता है, जहाज में जाएगा, 4-5 घंटे लगेंगे, रात तक वो वहाँ पहुँचता है। सुबह उठ के वो अपने लोगों से मिलता जुलता है, अपने काम वाम करेगा, फिर जब वो वापस आएगा मंडे सुबह या संडे की रात को, फिर लेट नाइट आएंगे। तो इन नेताओं का जीवन इतना आसान नहीं होता।
आप हम क्या देखते हैं, दिल्ली के सांसद, हरियाणा के, पंजाब के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, जो अपने आसपास है, वेस्टर्न यूपी के, फ्लाइट ली और पहुंच गए 2 घंटे में या 1 घंटे में या बाय रोड आ गए। लेकिन जो दूर दराज से आते हैं, जो साउथ के सांसद हैं या महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, उनकी उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है। पब्लिक से ही मिलना है, अपना घर का भी देखना है, अपने बच्चों का भी देखना है, कॉन्स्टिट्यूंसी भी संभालनी है, पार्लियामेंट भी देखनी है, दिल्ली भी आना है, फिर दिल्ली आके फिर गडकरी साहब से मिलना है, सड़क की बात करनी है, फिर अश्विनी वैष्णव से मिलना है, रेल की एक नई नई योजना चाहिए उनको, ठीक है, फिर शिक्षा मंत्री से मिलना है कि एक स्कूल चाहिए मेरे यहाँ, एक केंद्रीय विद्यालय मिल जाए। इस मुद्दे पे मुझे लगता है हम लोग एक अलग से शो करेंगे, लेकिन मेरा आखिरी एक सवाल है। आप कह रहे हैं कि जिंदगी मुश्किल होती है, मैं मानता हूं ये बात, लेकिन भाई साहब सुविधाएं भी तो टोकरी भर भर के इसीलिए मिलती हैं, और जीवन मुश्किल तो रिक्शा चलाने वाले एक आम आदमी का भी है, जिसके टैक्स से भी इनको ये सुविधाएं मिलती हैं, ये भी तो मानेंगे आप? मैं मानता हूँ ना, कहाँ मना किया। हाँ। अभी आपने बात की नेताओं की। हाँ, मैं नेताओं की बात कर रहा हूं। तो फिर मैंने नेताओं का जवाब दिया कि उनकी लाइफ कितनी मुश्किल होती है। अभी जब आप रिक्शा वालों की बात करोगे फिर मैं कंपैरिजन कर दूंगा। हाँ, नहीं, मैं ये बस बताना चाह रहा था कि जीवन मुश्किल है लेकिन सुविधाएं बहुत मिलती हैं हमारे सांसदों को। सुविधाएं बहुत मिलती हैं, और एक पता क्या होता है, राजनीति एक ऐसी चीज है जिसका सक्सेस रेट 1% है। कितने लोग चुनाव लड़ते हैं, अभी शायद मैं चेक कर रहा था, महाराष्ट्र में 288 सीट है, लगभग 9-10 कैंडिडेट एक एक सीट पर लड़ रहे थे। कितने लोग लोकसभा लड़ते हैं, कितने जीत के आते हैं, और कहीं तो 10-10 साल, 15 साल, 20 साल तक जीत ही नहीं पाते। वो भी तो एक, उसको भी तो आप एक वो कहोगे ना कि ये भी तो एक, क्या कहूँगा मैं, उनकी मेहनत ही तो है वो भी, कि आप 20 साल से लगे हो, जीत के नहीं आए। एक मेरे जानने वाले हैं, वो हरियाणा के सांसद अभी बने, उनसे पूछा मैं कब, आप लास्ट टाइम कब बने थे? बोला 15 साल पहले। बोला उसके बाद? मुझे संघर्ष करना पड़ता है, करते हैं, जनता के बीच जाते हैं। अब आजकल चल रहा है शादियों का दौर, हाँ, है ना। अब ये कल्चर साउथ में नहीं है, ये कल्चर नॉर्थ में शादियों में जाना पड़ता है। नहीं, पहले कुछ नहीं होता था, अब हर सांसद को, हर विधायक को दिन में 20, 30, 40, 50 शादियों में जाना पड़ रहा है। सुबह शुरू होते हैं तो दोपहर तक वो दिन की शादियां करते हैं, शाम तक 5 बजे तक, फिर शुरू होंगे, फिर रात वाली करेंगे, रात के 2-2 बज जाते हैं। तो इतना आसान लाइफ नहीं है ये, और इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत है, और आउटकम कब आएगा पता नहीं। चलिए इस पे अलग से चर्चा कर लेंगे, जैसा मैंने कहा, लेकिन इसके बाद भी मुझे लगता है सांसदों को संसद चलाने पे काम करना चाहिए। और कम से कम देखिए, यही तो, जितने भी हमारे देश के विधायक हैं, जितने सांसद हैं, जितने मंत्री हैं, तो यही तो वो लोग हैं जो टोटल इतने से हैं। जितना इनके जीवन में कठिनाइयां हैं, उससे ज्यादा इनके जीवन में खुशियां हैं। बिल्कुल वो है, और इसीलिए काम भी करना चाहिए, संसद चलने देना चाहिए, दोनों पक्ष के लिए मैं कह रहा हूँ। नहीं, हम भी कर लेंगे, हमें बता दो कोई। चलिए, ये जनता के बाद मेहनत तो कोई भी कर सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सुविधाएं मिलनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, अभी आपने एक ट्वीट किया कि कांग्रेस पार्टी ने CWC की बैठक बुलाई है, हरियाणा और महाराष्ट्र की हार पर चर्चा होगी, ईवीएम पर भी चर्चा होगी। आप कहते रहे कि ईवीएम का कोई लेना देना नहीं है हार से, फिर कांग्रेस की बैठक में ईवीएम पे चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट झाड़ पे झाड़ लगा रहा है कि एक चुनाव आप हारते हैं तो कहते हैं ईवीएम ने हरा दिया, जीत जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, चुप हो जाते हैं। देखिए क्या होगा क्या इस बैठक में, बताता हूँ। जो मैंने लिखा ना कि हरियाणा और महाराष्ट्र की चर्चा होगी, इस पे कुछ नहीं होगा। क्या होगा? देखो, पता क्या है, कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि उसको खांसी की बीमारी है। खांसी की बीमारी है? कांग्रेस को लग रहा है। अच्छा। दरअसल उसको टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है उसको। हाँ। और इस बात को कई सारे नेता अपनी लीडरशिप को ये बात बोलते नहीं है कि हमें टीबी है, वो कहते हैं कि हमें खांसी है। और जब तक आप बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक इलाज नहीं हो सकता। अब आपको उदाहरण देता हूँ, 90 कैंडिडेट थे हरियाणा में और 288 थे वहां पे महाराष्ट्र में। कुछ बड़े नेताओं को छोड़ दो, राज्यों के और दिल्ली के, क्या किसी उम्मीदवार ने ये कहा है कि मैं ईवीएम के कारण हारा हूं? नहीं, किसी ने नहीं कहा। जिन लोगों को ये बताना है, राहुल गांधी को और खड़गे साहब को, कि हम चुनाव क्यों हारे, वो अपनी जान बचाने के लिए ईवीएम पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। अब लेटेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, हरियाणा महाराष्ट्र देता हूँ। नाना पटोले अध्यक्ष, रमेश चन्नीथला प्रभारी,
और वेणुगोपाल संगठन महासचिव सिर्फ ये कह रहे हैं कि ईवीएम, ठीक है, क्योंकि इनकी जवाबदेही है। उधर हरियाणा में दीपक बाबरिया और भाभी वेणुगोपाल स्क्रीनिंग कमेटी के इंचार्ज अजय माकन और उदय भान जो वहाँ के अध्यक्ष हैं। हरियाणा चुनाव के रिजल्ट आ चुके थे। एक मेरे दोस्त चुनाव लड़ रहे थे, तो उनसे मिलने के लिए गया। पता क्या होता है, जिस दिन किसी भी राज्य की वोटिंग होती है और शाम को जब वोट पड़ जाती है, उस नेता को ये पता होता है कि मुझे किस गांव में, किस कस्बे में कितने वोट आए। सही बात, ठीक है। agree। क्योंकि क्या होता है, जब गांव में वोट पड़ता है तो आपके ना वो रखे जाते हैं बस्ते, बस्ते कहते हैं उन्हें। हाँ, तो ये कांग्रेस का है, ये भाजपा का, ये फलाने का, ये टिकड़े का, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पे आ रहा है, आपके बस्ते पे आपसे वो स्लिप लेके पर्ची लेने आ रहा है, पर्ची लेके वोट डालने जा रहा है, हाँ, उसको आप काउंट कर लेते हो कि ये हमारा वोट है। हाँ, तो शाम को अप्रोक्सीमेटली ये पता होता है कि हाँ, इस गांव में कांग्रेस पार्टी को 250 आए और बीजेपी को 300 आए। बिल्कुल, हम उदाहरण दे रहे हैं, हाँ, ठीक है। तो फिर शाम को वो जो बंदा होता है वो अपने कैंडिडेट को फोन करता है कि सर इस गांव में हमारे गांव में 250 वोट आपकी आई हैं, या 200 वोट आपकी आई हैं, या 300 वोट आपकी आई हैं। उस आधार पे वो जो कैंडिडेट होता है, एमएलए हो या सांसद हो, जो भी हो, उसको ये पता होता है कि ये देखिए ये डाटा है मेरे गांव का, जितने मेरे गांव हैं, जितने मेरे छोटे शहर हैं, जो मेरा बड़ा शहर है, इतनी वोट पोलिंग हुई है और इतना मेरे को मिला है। बूथ वाइज तो ये पता चली जाता है, बूथ वाइज पता होता है, हाँ, बूथ वाइज पता होता है। जो थोड़ा बहुत समझदार नेता है उसको पक्का पता होता है कि ये हो रहा है। तो मैं एक दोस्त से मिलने गया अपने, वो हार गया बेचारा, 4000 वोट से हार गया। अच्छा, हरियाणा में? हरियाणा में, हाँ। वो डाटा लेके बैठा होता है ऐसे गांव का। बोला देख मैं सारे गांव में जीता हूँ, ये 2 गांव हैं जहां मैं 4000 की लीड तोड़ नहीं पाया, सिर्फ 4000 की लीड, 85,000 वोट लेके हार गया बंदा। उसको सब पता है। ये जो ऊपर बैठे हैं ना, ये लीडरशिप को मिसलीड कर रहे हैं और राहुल गांधी इस बात को समझ नहीं रहे। मेरा सवाल यही है कि वो नेता ही फिर क्या नेता है जब उसके आसपास के लोग उसको साल दर साल मिसलीड किए जा रहे हैं। एक बार करे समझ में आता है, हर चुनाव में मिसलीड हो रहे हैं। मैंने कहा ना टीवी है, खांसी नहीं है। क्यों कहा मैंने पहले? ये है टीवी, बता रहे हैं खांसी है। क्या होता है, बड़े नेताओं के पास इंफॉर्मेशन के जाने के सोर्स बहुत कम होते हैं। कोई बड़ा नेता हो, हर बड़ा नेता कान का कच्चा होता है। हाँ, ये तो आप बोल चुके हैं। उसको जाके कुछ भी कह दो आप, और उसको अपनी पता क्या टीवी में ऐड आती है, सर्फ एक्सल, यही आपके दाग धो देगा, बिल्कुल साफ कमी जाएगी आपकी, व्हाइट चमचमाती हुई, है ना। तो जब आप लेने जाते हो ना स्टोर में, आपके दिमाग में बैठा होता है सर्फ एक्सल। अब रोज मैं किसी का कान में कहूँ जाके राहुल गांधी के सर विकास ठीक आदमी नहीं है, सुन लेंगे एक बार 2 बार 3 बार 4 बार, अब उसके पास मेरे अलावा जा ही नहीं सकता। तो जब तुम उनके सामने आओगे ना, तो वही विकास ही है ना, ये ठीक आदमी नहीं है। अब उस बंदे के पास जो है वो सेकंड बंदा नहीं है जो ये बता सके कि सर ये आदमी ठीक है या गलत है। इसलिए कह रहा हूं कि टैबलेट दे रहे हैं खांसी की, है टीबी के लिए आपको 6 महीने का कोर्स करना पड़ेगा, तब जाके वो दूर होगी। और उसमें भी बहुत सारे परहेज करने पड़ेंगे, खाना पीना ठीक करना पड़ेगा, सेहत ठीक करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, दवाई टाइम पे खानी पड़ेगी, बहुत चीजें होंगी। पार्टी के लेवल पे कहें तो संगठन बनाना पड़ेगा, बस मैंने सब कुछ ही कह दिया, सब बता दिया आपने। हाँ बिल्कुल। तो ये अब देखो खड़गे साहब हैं, कितने चुनाव जीते उन्होंने, विधायक के, सांसद के, सब कुछ रहे हैं वो, 2 चीजों को छोड़ के, एक कर्नाटक के मुख्यमंत्री, एक देश के प्रधानमंत्री, बाकी वो सब रह लिए। अब जब मैं उनको भी देखता हूँ कि वो भी इस बात को कैसे मान रहे हैं, उनका बेटा मंत्री है खुद, प्रियांक खड़गे, लेकिन क्या होता है वही बात कि राहुल गांधी को समझा दिया वेणुगोपाल ने, एकमात्र इंफॉर्मेशन का सोर्स है उनका, और वो उनकी बातें बैठ गई मन में। आपने पिछले शो में एक बात कही थी कि हर नेता को अपनी तारीफ बहुत पसंद होती है, और आपने उदाहरण भी दिया था कि जैसे नेता भाषण दे आप जाएगा बहुत दमदार भाषण। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण कल मैंने देखा। कल तालकटोरा स्टेडियम में जो संविधान रक्षक दिवस मनाया गया, उसमें जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे अपना भाषण देकर के मुड़े, भाषण ठीक था उनका, मतलब ठीक ठाक ही था, माइक ऑन रह गया, और जैसे ही वो मुड़े मैंने देखा केसी वेणुगोपाल ने कहा बहुत दमदार। तो मुझे आपकी बात ध्यान में आ गई। ये होता है ना, ये रेगुलर होता है, तारीफ
और दूसरे की खबर। नहीं, झूठी तारीफ हाँ। और चुगली हम्म, फेवरेट काम है। फेवरेट काम है। अच्छा, एक और दिलचस्प खबर आई, हमने अपने पिछले एपिसोड में बात की थी कि एक तरफ राहुल गांधी अडानी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं, दूसरी तरफ तेलंगाना में जो उनके मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपया जो है वो दान लिया है, फोटो शेयर किया और आपने बताया था कि रेवंत रेड्डी ये कहते हैं कि मोदी अडानी को पैसा देता है, हम अडानी से लेता है। ठीक है, उनका स्टेटमेंट था। तो अब उन्होंने ये पैसा वापस करने की बात कही है, तो क्या ये रेवंत रेड्डी का अपना फैसला है या फिर हो सकता है इधर से पूछा गया दिल्ली से कि भाई कुछ तो लाज रख लो? नहीं, ये चीज से पूछी और कहीं नहीं जाती। अच्छा, जो भी समझदार मुख्यमंत्री या नेता होता है वो अपनी पार्टी की लीडरशिप लाइन को समझता है। हाँ, और लाइन ये थी कि राहुल गांधी ने 10 अखबारों में अलग अलग भाषाओं में एक आर्टिकल लिखा और उन्होंने ये कहा कि मैं किसी भी अंबानी, अडानी, बिरला, महिंद्रा, टाटा के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी भी बिजनेसमैन के मोनोपोली के खिलाफ हूँ। ठीक है, तो उनका जो आर्टिकल था वो ये कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी कॉर्पोरेट्स के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी मोनोपोली के खिलाफ है। तो एक जो मैसेज बीजेपी बार बार भेज रही थी कि राहुल गांधी एंटी कॉर्पोरेट्स, उसको ठीक करने की कोशिश थी, परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश थी। और उन सब के बीच में जब कैमरे के सामने गौतम अडानी से चेक लेते रेवंत रेड्डी, तो राहुल गांधी के उस मोनोपोली की जो मुहिम है उस पर वो गहरी चोट थी, वो चेक 100 करोड़ का। तो मुझे लगता है कि रेवंत रेड्डी बहुत समझदार और बहुत शाना पॉलिटिशियन है, भाप गए वो कि क्या करना चाहिए। उन्होंने भाप लिया और ये कहा कि भैया मैं इस चेक को वापस देता हूँ। और फिर उसी बीच में परसों खबर ये आई कि एक छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी वो दिल्ली पहुंचे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहां अमन सिंह एक नंबर 2 या 3 के आदमी हैं अडानी समूह में जी, वो उनकी पत्नी की किताब की विमोचन थी, जहां खुद मिसिज प्रीति अडानी मौजूद थी। और वो चरणदास महंत भी वहां पे चीफ गेस्ट थे। और इनकी जो पत्नी है वो सांसद हैं छत्तीसगढ़ से। और कहाँ से सांसद हैं? जहां वो हंसदेव के जंगल हैं, जहां उनकी कटाई हो रही है। ओहो। और जिन आदिवासियों की आवाज उठाने की बात राहुल गांधी करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फिर से चोट है राहुल गांधी की मुहिम पे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने इसलिए लिखा कि कांग्रेस पार्टी में ना बहुत कम ही है डिसिप्लिन की। अगर मोदी जी एक ट्वीट कर देते हैं तो पूरी पार्टी ऐसे ट्वीट करती है लेट के, एक से एक नेता। और राहुल गांधी जब अडानी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बड़ी लंबी फहरिस्त है नेताओं की, वो उसको रिट्वीट भी नहीं करते, कहते हैं हम क्यों बिगाड़े। कहीं तो ये भी कहते हैं एक्चुअली वी डोंट वांट टू बर्न एवरी ब्रिज ऑफ अडानी, समवेयर यू हैव टू कनेक्ट। अंग्रेजी में बोलते हैं। अरे भाई एवरी ब्रिज मत करो, लेकिन जो तुम्हारा नेता कर रहा हो तो कर लो। ये सेम वही स्थिति पैदा हो गई है जो 2019 में रफाल के टाइम पे हुई थी। मैं यहाँ ये पूछना चाह रहा था, रेवंत रेड्डी वाला मामला तो है ही, मैं यहाँ ये पूछना चाह रहा था कि पिछले 2014 के बाद राहुल गांधी ने कई मुद्दे उठाए, जैसे नोटबंदी से शुरू करते हैं, नोटबंदी का मामला उठाया, बहुत बढ़ चढ़ के उठाया, मामला कोर्ट में भी गया, उसका चुनाव भी हुए, तो एक तरफ जनता ने भी एक तरीके से उसको बड़ा मुद्दा नहीं माना और कोर्ट में भी कुछ साबित नहीं हो पाया। फिर राफेल का मुद्दा उठाया राहुल गांधी ने, बहुत बड़े लेवल पे उठाया, उस मुद्दे के बाद भी चुनाव हुए और वो मामला कोर्ट में भी गया, वहां भी कुछ साबित नहीं हुआ, यहाँ भी साबित नहीं हुआ। तो इन दो मामलों को जब सामने रखते हैं तो आपको लगता है क्या कभी कि ये अडानी का मामला भी बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे शायद इसमें से कुछ निकले ना? नहीं, अडानी का जो मामला है वो कोई लड़ाई ऐसी नहीं जिसपे वोट चाहिए इनको। वोट तो चाहिए ही ना, मतलब चाहिए, हाँ, लेकिन ये जो अडानी का इशू है ये वोट के लिए नहीं होता। हाँ, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये परसेप्शन क्रिएट करते हैं। राहुल गांधी ये दिखाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और अडानी जो है वो मित्र हैं आपस में, और ये जो भी जितना भी अडानी ग्रुप का एक्सपेंड कर रहे हैं इसको, वो सब प्रधानमंत्री की देखरेख में हो रहा है। तो वो एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं कि ये जो है ये एक नेक्सस चल रहा है हिंदुस्तान में। राजनीति जो है ना बहुत ज्यादा गेम परसेप्शन का है। ठीक है, मोदी जी विकास पुरुष हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के राज में इतने घोटाले हुए, सब परसेप्शन है। और उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हिंदुस्तान की मीडिया, आप और हम। मतलब हम तो उतना नहीं करते जितना
बाकी करते बाकी हैं। लोग करते हैं। हम्म, टीवी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, हम्म, क्योंकि हमारे यहाँ दर्शक बहुत कम है जो पढ़ते हैं अखबार को। करता अखबार भी है, लेकिन अखबार में आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें सिर्फ देखना है आपको लेट के। हम्म। तो ये सारा खेल परसेप्शन का चल रहा है। और अखबार में थोड़ी मर्यादा तो रहती है, मतलब इतना होने के बाद भी अखबार में एक मर्यादा की लाइन खींची रहती है, थोड़ा सा। नहीं, कई लोग मर्यादा खो भी देते हैं। अच्छा, चलिए, तो इस पे आगे हम लोग बढ़ेंगे। मुझे ये बताइए कि रेवंत रेड्डी ने जब ये पैसा लौटाने का फैसला ले लिया है और अब उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी है, तो अब ये माना जाए कि अब पार्टी को ये लगा होगा कि चलो एक बड़ा मामला हमने सॉल्व कर लिया है। वो जो छत्तीसगढ़ के भाई साहब थे वो आए मिलने, नेता प्रतिपक्ष, किताब के विमोचन में वो एक मामला है, लेकिन अब पार्टी को ये लगा होगा कि चलो हमारे एक मुख्यमंत्री ने बड़ा कदम उठा लिया है, नहीं, ये या नहीं अभी लगा भी होगा। आपको लग रहा है कि काम पूरा नहीं हुआ है? नहीं, जिस दिन राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने कहा कि अडानी को गिरफ्तार करो, इन्वेस्टिगेट करो, हाँ, तो जब सवाल जवाब हुए पत्रकारों के, तो कहा कि सर आपके मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ लिए हैं अभी, हाँ, उनका क्या करें? हाँ, तो वो जो नैरेटिव में बाधा आ रही थी, ये उसको हाँ, ठीक करने की कोशिश है। हाँ। मैं ये नहीं कहता राहुल गांधी ने फोन किया होगा, लेकिन किसी ना किसी ने, जो रेवंत का वेल विशर होगा, दिल्ली में बैठा होगा, उसने जरूर बताया होगा कि भाई साहब आप ये जो चेक है ना, इसको शांति से वापस कर दो, आपके लिए फायदा होगा। तो ये तो हुई संसद की बात और रेवंत रेड्डी की बात, लेकिन एक बड़ा मामला अभी दिल्ली में हुआ, एनएसयूआई और दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव। 7 साल बाद ये बड़ा मामला है कि एनएसयूआई 2 पदों पे जीतती है डीयू के चुनाव में, और कन्हैया कुमार एनएसयूआई के इंचार्ज हैं, उन्होंने कैंपेन भी किया और तमाम चीजें। एक तो पहले इस जीत को आप कैसे देखते हैं, संगठन के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से? 7 साल बाद ये आई है, बतौर पत्रकार इसकी समीक्षा कैसे करेंगे? देखिए, एक तो यही अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि आप अपने संगठन पर कितना काम कर रहे हो कि आपको 7 साल लगे वहाँ पे 2 पद जीतने में, क्योंकि जबकि आपका वहाँ कभी कब्जा हुआ करता था, हाँ, है ना? तो एक तो ये अपने आप में एक सवाल है, और ये इस बात को दर्शाता है कि कितना काम कांग्रेस पार्टी संगठन पे कर रही है इन पिछले सालों में। उसमें सेम हालत यूथ कांग्रेस का है, उसमें सेम महिला कांग्रेस का है, सेवा दल का है, और प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के संगठनों का है, ब्लॉक अध्यक्ष का है, जिला अध्यक्ष का है। बहुत सारे राज्य ऐसे जहाँ संगठन है ही नहीं। तो 7 साल बाद इन लोगों के लिए सुखद खबर है, दे शुड सेलिब्रेट। तो इसमें कन्हैया कुमार का असर मानते हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसे चुनाव में, कोई भी चुनाव में, कंबाइन एफर्ट्स होते हैं सब लोगों के। और कन्हैया क्योंकि एक अच्छे वक्ता हैं, अच्छा भाषण देते हैं, कनेक्ट करते हैं, और उनको ये पता है कि जनता को क्या अच्छा लगता है सुनना। उनको ये पता है कि जो डीयू के स्टूडेंट्स हैं वो क्या सुनना चाहेंगे, ठीक है ना? तो मैं उन्हें काफ़ी रिफाइंड वक्ता मानता हूँ। अच्छा, हाँ, अच्छा बोलते हैं वो, और वो अपने आप को ढाल लेते हैं कि मुझे कहाँ क्या बोलना है, टीवी की डिबेट में क्या बोलना है, पब्लिक रैली में क्या बोलना है, और डीयू की डिबेट में क्या बोलना है, और जेएनयू की डिबेट में क्या बोलना है, क्योंकि ये चारों अलग विषय हैं। और एक सफल वक्ता की ये निशानी भी है। हाँ, आप कैसे कनेक्ट करते हैं लोगों से, क्योंकि जो सोचने की क्षमता एक डीयू के बच्चे की होगी, वो जेएनयू के स्टूडेंट की अलग होगी। जो पब्लिक रैली के लोग होंगे, जहाँ सुन रहे होंगे आपको किसी भी रैली में, वो अलग सुन रहे होंगे आपको, और जहाँ आप टीवी डिबेट में होंगे वहाँ आपको डिफरेंट तरीके से बोलना पड़ेगा। तो वो एक क्षमता है कन्हैया में, और मैं ज़रूर कहूँगा कि अच्छा काम किया एनएसयूआई ने लंबे समय के बाद। बहुत से लोग अपने कमेंट बॉक्स में, अपने शो के कमेंट बॉक्स में, सचिन पायलट के बाद जिस एक नेता पे अलग से एक एपिसोड चाह रहे हैं, उसमें कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार की भूमिका क्या होगी, कन्हैया कुमार का भविष्य क्या होगा, क्या कन्हैया कुमार बिहार में आएंगे, तमाम चीजें तो वो हम करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा तो बताइए क्या है कन्हैया कुमार का भविष्य कांग्रेस में? उनका डिजिटल फुटप्रिंट काफी अच्छा है। अच्छा, इसलिए एक तो उसका बड़ा कारण ये है। सचिन पायलट का भी डिजिटल फुटप्रिंट बहुत ज्यादा बड़ा है, और उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है डिजिटल सेक्टर में। सेम कन्हैया का है, मतलब उसमें कितना परसेंट ऊपर नीचे वो मुझे नहीं पता, बट उसका कारण ये है। दूसरा, कन्हैया कुमार राहुल गांधी से सीधी बातचीत करते हैं। अच्छा, राहुल गांधी ही उन्हें कांग्रेस पार्टी में लेके आए, राहुल गांधी ने ही उन्हें एनएसयूआई का इंचार्ज बनाया, और 2 बार उनको टिकट मिल चुकी है लोकसभा से। सफल नहीं हुई, कोई बात नहीं, राजनीति है, सब चलता रहता है। तो अभी कन्हैया के पास में एज है,
और अभी तो राहुल गांधी को सफलता ढूंढ रहे हैं। सच्ची बात है हाँ हाँ भाई। गांधी परिवार में होने के बावजूद अब पिछले 10 साल से आप देख लो कि एक के बाद एक उनके हाथ विफलता लग रही है। 2017 में जब वो अध्यक्ष बने उसके बाद सिर्फ 3 स्टेट जीत पाए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। वो उनकी लीडरशिप में ऐड होता है। उसके बाद से आप देख लो इतनी बड़ी यात्रा निकाल दी, मतलब कन्याकुमारी से कश्मीर तक। और इसको मैं ये कहूँगा कि ये बात सही है कि राहुल गांधी पैदा हुए सिल्वर स्पून के साथ, गांधी फैमिली में पैदा हुए। उनकी मदर पीएम नहीं बनी, उनके फादर पीएम थे, उनकी दादी पीएम थी, उनके नाना पीएम थे, है ना। तो इतने बड़े परिवार से होने के बावजूद इतना लंबा संघर्ष जो वो कर रहे हैं और उसके बाद भी सफलता नहीं मिल रही। तो अभी हमें पहले राहुल गांधी की बात करनी चाहिए, करेंगे अभी हम उसके बाद बात करेंगे। एक एपिसोड पहले राहुल गांधी पे करेंगे एक अलग नहीं, से। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पार्टी की तरफ देखता हूँ और जब मैं संघर्ष की तरफ देखता हूँ तो मुझे राहुल गांधी का संघर्ष ज़्यादा लंबा दिखाई दे रहा है। अच्छा, जो पिछले जो साल बीत गए और जो आने वाले साल हैं। लेकिन इसको लेकर के सहानुभूति नहीं होनी चाहिए राहुल गांधी से, वो तो उनकी वजह से है ना। नहीं, मैंने कहा सहानुभूति नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि नहीं, इसके लिए तो राहुल गांधी को ही क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए। ये देश की जो राजनीति है, हमारे देश की राजनीति, उसको सहानुभूति पे चलती है। आप 2014 याद करिए, एक गरीब माँ का बेटा आया था जिसकी माँ बर्तन साफ करती थी, सहानुभूति थी वो। मैं फैक्टर की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ सटायर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उसके साथ डेवलपमेंट का भी वो जुड़ा हुआ था, गुजरात में विकास का भी एक सेकेंडरी। जब हम नैरेटिव सेट करते हैं किसी भी नेता को लेकर आप करोगे, जो भी आजकल ये बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं इस काम के लिए, पीआर कंपनियां और तमाम इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनियां। लेकिन जब जो बेसिक बात थी वो ये थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने चाय बेची और वो एक गरीब माँ का बेटा है। सेंटिमेंट था वो, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट था और वो आज तक भी चलता आ रहा है, आज भी वो खत्म नहीं हुआ है। तो जिस दिन राहुल गांधी के साथ ये सेंटिमेंट जुड़ जाएगा किसी भी रूप में, कि वो मेहनत कर रहे हैं या वो जो भी कर रहे हैं, उनको सफलता मिल जाएगी। हिंदुस्तान में इमोशन बहुत जरूरी है। जिस दिन जनता ने आपको मान लिया कि बेचारा ये इसके साथ ठीक नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, उस दिन आपका बेड़ा पार है। एक छोटी सी कहानी सुना, सुनाओ ना। मैं जिस गांव से आता हूं वहां मुखिया का चुनाव था और गांव में एक उम्मीदवार ऐसा था जिसने खुद की वजह से, अपनी अय्यासियों की वजह से अपना सारा जमीन बेच दिया था और सिर्फ उसका घर जिस जमीन में था वही उसके पास बचा था और उसने सब कुछ बेच दिया था। इसलिए नहीं कि बीमार पड़ा था इलाज में बेच दिया, शराब पीने में बेच दिया। लेकिन जब मुखिया का चुनाव आया तो हम लोग की तरफ जनेऊ पहनते हैं, ऊंची सो कॉल्ड ऊंची जाति के जो कुछ लोग होते हैं जनेऊ पहनते हैं। तो जब चुनाव आया वो मुखिया के कैंडिडेट में कर्जा लेकर के खड़ा हुआ नॉमिनेशन के लिए। आप उसकी स्थिति समझिए, उस व्यक्ति ने जनेऊ लेकर के हाथ में वो घर भर घूम करके लोगों से कहा कि अगर नहीं जिताओगे तो मरने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। लोगों ने उसको जिता दिया, मुखिया बना दिया। तो आपने मेरी बात को जस्टिफाई कर दिया, इसीलिए मैंने वो कहानी सुनाई। ये सब लेवल पे हो रहा है। राजनीति में इमोशंस चलते हैं और जनता हमेशा जो बेचारा है ना उसके साथ खड़ी हो जाती है। हमारे देश की जनता है ही ऐसी, हम खुद भी ऐसे ही हैं, हम भी तो उन्हीं का पार्ट है ना। कई बार गलत फैसले भी हो जाते हैं इसमें। खैर, दो सवाल है मेरे, फिर जनता के सवाल है। उनको आपने गांव के मुखिया को वोट दी थी क्या? मैंने तो नहीं दिया था। तो आप क्या गलत फैसले हो जाते हैं? मुझसे नहीं हुए, बाकी लोगों से तो हुए। वो मुखिया बन गए, वो मुखिया बने, मुखिया रहे, मुखिया रहते हुए कमाई की, कुछ जमीनें खरीदी, फिर बाद में उसको बेचा। देखो, फैसले कभी गलत नहीं होते, फैसले करने चाहिए। 10 करोगे, 8 सही होंगे, 2 गलत होंगे, फिर वापस करो। हाँ, ये फैसले नहीं करना कोई सोल्यूशन नहीं है। 2 सवाल आखिर में। एक तो आपने ट्वीट किया जिसमें आपने 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया कांग्रेस का। वो ट्वीट स्क्रीन पे दिख रहा है इसलिए मैं पूरे डिटेल में नहीं जा रहा। और आखिर में आपने कहा जवाबदेही किसकी? ये जवाबदेही कब तय होगी कांग्रेस में? वही तो एक सवाल है जो हर कोई ढूंढ रहा है कि इसका जवाब कहाँ मिलेगा। कि भाई आप लोकसभा चुनाव हार गए, आप उसके बाद से 19 में हारे, आप 24 में हारे, उन सब के बीच में आप 30-35 चुनाव और हारे हो विधानसभाओं के। तो किसकी जवाबदेही है? क्या कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब रिस्पॉन्सिबल हैं? क्या संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी रिस्पॉन्सिबल हैं? या उस प्रॉपर उस स्टेट का जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है वो रिस्पॉन्सिबल है? क्या उस स्टेट का अध्यक्ष रिस्पॉन्सिबल है?
क्या उस स्टेट का विधायक दल का नेता रिस्पॉन्सिबल है? कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है यहाँ। हरियाणा का रिजल्ट आया, आप हार गए, कोई तो जवाबदेही होगी किसी की, आज तक तय नहीं हुई। अब महाराष्ट्र का आ गया और फिर हार गए, कोई जवाबदेही है? वो भी नहीं है। अब आपने वर्किंग कमेटी कॉल कर ली, उसमें भी आप इसकी बात नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो ईवीएम दोषी है। तो वो जो जवाबदेही मैं ढूंढ रहा हूँ उसका जवाब है ईवीएम। अच्छा, ईवीएम के माथे पे ठिकरा फोड़ करके मुक्ति पा ली जाएगी। मुक्ति पा ली जाएगी, जो कि मैं कह रहा हूं कि खुद से झूठ बोल रहे हैं। और पार्टी के 90% लोग इस बात से एग्री नहीं करते कि ईवीएम दोषी है, सबको पता है। लेकिन ऊपर के कुछ नेता तय कर लेते हैं। जिन लोगों पे तलवार चलनी है ना, जिनकी गर्दन कटनी है खचाक, उनके लिए ईवीएम मुद्दा है। सही कह रहे हैं। हाँ। ये लगता तो ऐसा ही है, खुद को बचाने के लिए कर रहे हैं यार। इसके पहले कि मैं अच्छा ये बात बताओ, हाँ, बताइए। कब तक खुद को बचाओगे? 6 महीने, साल, 2 साल? अरे क्या मरणोपरांत भी इस पद पे रहोगे? किस लिए कर रहे हो? कम से कम तो अपनी पार्टी से धोखा तो मत करो। जो तुम्हें सब कुछ दे रही है, जो तुम्हें सांसद बना रही है, जो तुम्हें महासचिव बना रही है, जो तुम्हें जमीन से उठा के यहाँ तक ले आए, तुम वही धोखा दे रहे हो। सोचते ही नहीं लोग इस बात को। इनको लग रहा है तो हम तो मरने के बाद भी इसी कुर्सी पे बैठे रहेंगे। अच्छा, आपने बातचीत में कहा कि कन्हैया कुमार को राहुल गांधी पार्टी में लेकर के आए। बात पुरानी हो गई है, लेकिन कन्हैया कुमार के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की कहानी अगर आप बताएं, कैसे, किसने किसको फोन किया, राहुल गांधी को आइडिया कहां से आया? अभी मुझे पूरी कहानी याद नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि कन्हैया के आने से पहले राहुल गांधी से वो मिलते रहते थे अक्सर। उनकी चर्चा होती थी, लंबी चर्चा होती थी, क्योंकि दोनों पढ़े लिखे आदमी हैं। वो भी पढ़े लिखे हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, विचार भी मिलते हैं। और हाँ ये है कि कन्हैया का जो संगठन था पहले का, वो विचारधारा में अलग था। लेकिन फिर भी राहुल गांधी हमेशा अपने आप को समावेशी दिखाते हैं कि मेरे यहाँ हर विचारधारा का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, सम्मान करता हूँ, बातचीत होनी चाहिए। जबकि मैं ये कहूँगा कि सीताराम येचुरी ज़्यादा क्लोज थे राहुल गांधी के, और शरद यादव भी। बिल्कुल। एक आदमी ने बताया कि इस देश में गरीबी क्या होती है, दूसरे ने बताया कि देश में जाति कितनी महत्वपूर्ण है। तो उसी तरीके से राहुल गांधी मिलते जुलते रहते लोगों से। तो कन्हैया की बातचीत पहले होती थी, और जिस दिन कन्हैया की ज्वाइनिंग हुई थी आधिकारिक रूप से, मुझे अच्छे से याद है, उस दिन राहुल गांधी को पहली बार पार्टी ऑफिस आए थे। अच्छा। किसी ज्वाइनिंग पे, हालांकि जो पीछे कमरा है वहाँ बैठे हुए, और मुझे अच्छे से याद है कि कन्हैया ने एक अम्बेडकर की तस्वीर भेंट की थी राहुल गांधी को, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। काफी टाइम हो गया, मुझे पूरा याद नहीं है। इतना ही मुझे अभी तक याद है। इतना ही याद है आपको। चलते चलते जनता के सवाल से पहले, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, और एक साहब ने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे। परिणाम देखा आपने बिहार का? साहब कहो ना, पीके की बात कर रहे हो? हाँ, प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूँ। वो रिजल्ट कैसा रहा लगा आपको? और प्रशांत किशोर के सारे उम्मीदवार हार गए। मैंने आपके एक शो में ये कहा था, जिसमें आपने पीके से सवाल पूछा था कि पीके का क्या है। मैंने ये कहा था कि अब वो एक पॉलिटिशियन है, उनकी अपनी एक पार्टी है, वो जनता के बीच गए हैं, और अब वो जनता का आशीर्वाद लेके आए। बिहार का ये चुनाव था, उपचुनाव था, और उसमें वो गए, उनकी पार्टी के चारों लोग हार गए। तो ये इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि कहाँ तो आप इस देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बना रहे थे, और कहाँ आपके चारों उम्मीदवार ही हार गए। दोनों अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल अलग चीज़ें, बहुत अलग हैं। और मुझे पहले से पता था कि ये रिजल्ट आएगा। अच्छा, चलिए, इसी पता चलने वाला जो कॉन्फिडेंस है आदेश जी का, जो आप लोगों को बहुत पसंद है, उसके साथ हम लोग जनता के सवाल लेते हैं। एक सुपर कैनन X2 करके इनका नाम है। उनका सवाल है, सबसे पहले पश्चिम बंगाल में महिलाओं को मुफ्त में पैसे देने की योजना शुरू की गई, और फिर टीएमसी को पहले से ज्यादा सीटें मिली। मध्य प्रदेश और अब महाराष्ट्र और झारखंड में भी यही हुआ। क्या विपक्ष की कोई पार्टी सीधे पैसा देने वाली सत्ताधारी पार्टी से हार सकती है, जीत सकती है? मुझे लग रहा है ये कहना चाह रहे हैं। देखिए, इसमें फर्क बताता हूँ क्या है। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना में ये लोग शायद 1500 के आसपास पैसा दे रहे हैं, और इन्होंने ये कहा कि हम इसको बढ़ा के 2500 कर देंगे, और MVA ने कहा कि हम 3000 कर देंगे। लेकिन वो उनको जो मिल रहा है, पहले उसी पे भरोसा है, और एक जो मिलेगा, कब मिलेगा कब नहीं,
उसकी अब 3 किस्तें मिल गई है ना पहले वाले की, तो जो हाथ में आ गया ना जनता वही है। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूँगा, कांग्रेस पार्टी की जो हार की वजह है ना, वो सबसे बड़ी वजह है संगठन, बूथ बूथ पे वोटर को लेके जाना एक बहुत बड़ा काम है, जो बीजेपी के लोग करते हैं, उनके पास लोग हैं, पैसा खर्च करते हैं, सब कुछ है उनके पास। कांग्रेस के पास, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत सालों से अपने संगठन को रिवाइव नहीं किया, बिल्कुल, तो उनके पास ना बूथ पे खड़ा होके अपने वोटर की वोट डलवाने वाले, पर्ची देने वाले लोग नहीं है। बिहार ऐसा राज्य है, हरियाणा ऐसा राज्य है, दिल्ली है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, लंबी फहरिस्त है इसकी। लंबी लिस्ट है। हमारे एक दूसरे दर्शक हैं, हरेंद्र मिश्रा इनका नाम है, ये कह रहे हैं आदेश जी हमें लगता है कि राहुल गांधी की बस की बात नहीं है मोदी को रोकना। ये सवाल कई बार चलता है लोगों के जहन में कि राहुल गांधी नहीं रोक सकते। मुझे लगता है आज की डेट में सिर्फ राहुल गांधी नहीं, पिछले 10 साल के नतीजे और अब तक का जो कार्यशैली है प्रधानमंत्री मोदी की, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष के किसी नेता में भी इस तरह का वो चाम और वो बेचारा नहीं कोई भी उसमें। जितने 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 बेचारा अभी तक देश की जनता मोदी जी को मान रही है, ऐसा किसी और को नहीं मान रही। उसमें बेचारा भी मान रही है, उसमें बहुत स्ट्रांग भी मान रही है। स्ट्रांग भी मान रही है। उसमें दोनों बहुत बड़ा चीजें। कारण ये भी है, अखिलेश यादव मुलायम सिंह के बेटे, राहुल गांधी गांधी परिवार से के बेटे, तेजस्वी यादव लालू के बेटे, ठीक है, उधर ठाकरे फैमिली। तो ममता बनर्जी एक ऐसी नेता हैं जो, लेकिन उनकी दिक्कत आएगी उत्तर भारत में, जो उनकी भाषा की प्रॉब्लम है। वो पॉपुलर बहुत हैं, लेकिन ये नहीं कह सकती कि वो चैलेंज कर सकती हैं प्रधानमंत्री मोदी को। तो अभी तो कोई नहीं अभी मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा नेता नहीं है विपक्ष के पास जो डायरेक्ट चैलेंज दे सके मोदी को, इंक्लूडिंग राहुल गांधी। ठीक है, बहुत क्लियर बात है ये। और गौरव शर्मा हमारे एक दर्शक हैं, उनका एक कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। आदेश जी की आवाज बिल्कुल राजकुमार राव जैसी लगती है, आंख बंद करके सुनो तो ऐसा लगता है कि राजकुमार राव ही बोल रहे हैं। दोनों हरियाणा के हैं ना। ये देखिए, हंसी बताती है, अच्छा लगा। एक है हमारे हम पता नहीं, आपका मैं अकाउंट का नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अगले एपिसोड में आदेश जी से पूछना कि क्या कांग्रेस का चेहरा प्रियंका गांधी बन सकती हैं, जिसके भाषण भी मोदी की तरह और वो गांधी परिवार से भी हैं। जिस तरह भारत में महिला वोटरों का एक अलग वोट बैंक उभर कर आया है, क्या वो प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस के पास आएंगी? लॉजिक में दम तो है। मैंने पिछले सवाल में जो मैंने जवाब दिया आपको राजकुमार राव से पहले वाले में, ये गलती कर दी कि मैंने प्रियंका गांधी को उसमें ऐड नहीं किया। हाँ, कि कोई चैलेंज नहीं कर सकता उसमें। प्रियंका कर सकती है, प्रियंका में वो है, कनेक्ट करती है वो। प्रियंका गांधी क्या करती है, वो ना उनकी जो भाषा है, कभी ध्यान से सुनना, जब वो भाषण देती हैं वैसी भाषा बोलती हैं जो बिल्कुल आम भाषा होती है, आम घरों में बोलने वाली, आम लोग समझने वाले, और वो कनेक्ट भी करती हैं। लेकिन उनके पास मौका नहीं है। तो ये मौका क्यों नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए। देखो, समय और परिस्थितियां, इस पे काउंटर सवाल मत पूछना। अच्छा ठीक है। समय और परिस्थितियां प्रियंका गांधी को संसद में लेके आई हैं, और कोई नहीं चाहता था। समय और परिस्थितियां, और मुझे ऐसा लगता है इससे आगे का रास्ता भी समय और परिस्थितियां ही तय करेंगी। चलिए, लेकिन मैं इतना जरूर कह देता हूं कि प्रियंका गांधी में वो स्पार्क है, वो चुंबक है जो लोगों को खींचती है, वो टक्कर दे सकती है मोदी को। ये बड़ी बात है। एक आखिरी कमेंट है, एक उनका नाम है फील मोटिवेटेड, और इनका कमेंट है कि कुछ शो पहले आदेश जी बोल रहे थे कि राहुल गांधी बहुत डेमोक्रेटिक है। ठीक बात है, आपने बोला था। ये पिछला शो जो हुआ उसमें आपने ये कहा कि खड़गे नाम के प्रेसिडेंट हैं। तो दोनों बातें तो साथ नहीं बैठती हैं। अगर राहुल गांधी बहुत डेमोक्रेटिक हैं, सबको बहुत स्पेस देते हैं, तो खड़गे जी अगर प्रेसिडेंट हैं तो उनके पास प्रेसिडेंट का अधिकार तो होना ही चाहिए।
मैं अपनी कार्यशैली में डेमोक्रेटिक हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप मेरी इस कुर्सी पे बैठना चाहोगे तो क्या वो डेमोक्रेसी बचेगी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर मैं योग्यता रखता हूं तो आपको बैठने देना चाहिए। योग्यता तो बहुत लोग रखते हैं, संपादक बनने के नीचे ही घूम रहे होंगे, बन जाएंगे क्या? इस देश में योग्यता के हिसाब से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। कितनी काबिल है प्रियंका गांधी? 52 साल की उन्होंने सांसद बनी है पहली बार, और जबकि इतने बड़े घर में पैदा हुई है। राहुल गांधी काबिल नहीं है? क्या बन पाया अभी तक? भाग्य में नहीं है, योग्यता कुछ नहीं होती। डेमोक्रेटिक है व्यवहार में, अच्छा। विचारों में, लेकिन जो उनकी अपनी कंपनी है जिसको हम कांग्रेस पार्टी कहते हैं, क्या उससे अपना कंट्रोल छोड़ देंगे? कोई भी नहीं छोड़ेगा। तो फिर अध्यक्ष पद से हटे क्यों थे? मैंने कहा ना, इस पे शो करेंगे, क्योंकि अगर मैं इस पे जवाब है मेरे पास। हाँ हाँ, तो बता दीजिए, जवाब है नहीं, तो अलग से शो कर लेंगे। नहीं कर लेंगे, लेकिन वो खेल शुरू ही वहीं से होगा। अच्छा, ठीक है। फिर उस शो की जो एक्सक्लूसिविटी है वो चली जाएगी। अच्छा, ऐसा नहीं है, जवाब मैं अभी भी दे सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने ये कहा कि हम राहुल गांधी पे शो करेंगे, बल्कि राहुल और प्रियंका दोनों पे करेंगे। हाँ, ये बढ़िया है। ठीक है। लेकिन इसका जवाब देने से ना वो शो खराब हो जाएगा फिर। चलिए, तो शो को बने रहने देते हैं, और अगली बार जब मिलते हैं तो राहुल और प्रियंका पर अलग से बातचीत करेंगे। पक्का पक्का पक्का। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दर्शकों को बता दीजिएगा कि अगला शो हमारा, हमने बता दिया, कैमरा चल रहा है, बात चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू।